जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गाइज जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइव फोटो अपलोड करने में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए, मैं आपको वो तो यहीं पर बता देता हूँ कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है वो आपको बताया जाएगा। पेमेंट का आपको कैसे करना है वो बताया जाएगा। पेमेंट करने में एक ऑप्शन आता है कि क्या आप छूट चाहते हैं या फिर नहीं, उसका क्या तरीका है और उसका क्या मतलब है वो आपको बताया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हुए सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को फिल करके बताया जाएगा, ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो आपको यहाँ पर मैंने लिंक दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 6238 पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर फॉर्म 28 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं। और गाइज अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि पहले ही आपको बहुत टाइम दिया था इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इस उम्मीद में मत बैठना कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी तो फॉर्म को भर लूँगा, क्योंकि क्या पता यही आपके लिए आखिरी मौका हो और बाद में आपकी लास्ट डेट आगे न बढ़े। तो आपको फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर लेना है। अभी गाइज लाइव फोटो अपलोड करने में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करें, मैं उसी के बारे में यहीं पर बात कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो गाइज मुझे नहीं पता कि आरआरबी ने इसका जो फोटो अपलोड करने का सिस्टम बनाया है जिसमें आप लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो कौन सी भांग खा करके, कौन सा नशा करके, क्या नशा किया है, सस्ते वाला किया है, महंगे वाला किया है, जो इन्होंने इतना ख़त्म, इतना बेकारा, इतना वर्स्ट सिस्टम बनाया है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से जब ये फॉर्म फिल की वीडियो बना रहा था तो काफ़ी बार ट्राई किया, कम से कम 30 से 40 बार, बट मेरे से भी ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया। तो फिर आप सोच सकते हैं या मैं भी सोच सकता हूँ कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वैसे मैंने जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकलती है या इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी निकलती है या एफकैट की वैकेंसी निकलती है जहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करने के विकल्प आते हैं, उनमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, बट उनमें भी इतना ख़राब सॉफ्टवेयर नहीं है। उनके फ़ोटो भी जो वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अगर उनको फॉलो करें तो अपलोड हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। पर यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर चाहे आप सभी तरीके फॉलो कर ले, बट फिर भी कोई ना कोई एरर आ जाता है। कभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा क्लोज हो, कभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा दूर हो, कभी कुछ, और आप वो चीज़ें सब ट्राई कर ले और उसके अकॉर्डिंग अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश अगर करे, उसके बाद भी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, एक तो इनके सर्वर की और दूसरा इनके बनाने के तरीके कि किस तरह का इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सेकेंडली जो मेन इशू है वो है आपका टेक्निकल। तो अगर आप ये इशू फेस कर रहे हैं, सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद भी आपका फोटो नहीं ले रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये जो नंबर यहाँ पर दिए गए इनके ऊपर कॉल कीजिए। कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है तो ये जो ईमेल है इसके ऊपर ईमेल कीजिए और उनको बोलिए कि सर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, हमने सभी चीज़ें ट्राई कर ली है। जब इनके हज़ारों की संख्या में ईमेल जाएगी कि इस तरह से इशू आ रहा है, तो फिर या तो ये सॉफ्टवेयर को सही करेंगे या फिर ये आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ाएंगे। और सॉफ्टवेयर भी ज़रूर सही करेंगे अगर इनके पास इतनी संख्या में का मेल गई, क्योंकि ये 2-4 को इग्नोर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि चलो इसी से गलती हो रही होगी कैंडिडेट से, बट जब इतनी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर ईमेल जाएगी तो ये फिर उसको ध्यान करेंगे और खुद से ट्राई करके देखेंगे 1-2 बार। क्या पता इन्होंने जब ये सिस्टम तैयार किया उसके बाद में खुद के ऊपर अप्लाई करके देखा भी या फिर नहीं। अगर देखते तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको ऐसे ही रहने देते, अगर ये देख लेते तो इन्हें समझ आ जाता कि हाँ कितना डिफिकल्ट है लाइव फोटो अपलोड करना। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे फॉर्म को फिल करने की ट्राई करना, उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होता है और सर्वर भी स्मूथली काम करता है। ये ट्रिक भी आप यूज करके देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर इसमें आप जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट आप देख सकते हैं। फीस इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी फीमेल ईबीसी के लिए 250 है। जहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड होगी, 100 रुपये रख ली जाएगी। और ये जो बाकी कैटेगरी है जिनको 250 रुपये पे करनी है, इनकी पूरी की पूरी फीस सीबीटी
वेरीफाइड हो जाने के बाद में रिफंड कर दी जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और आप भरना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं फिर से आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर चाहे आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हो या फिर कोई अन्य फॉर्म भरा हो, जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई या फिर आपकी जो अन्य जितनी भी वैकेंसी निकली है 2024 के अंदर रेलवे से जुड़ी हुई जिसके फॉर्म इस वेबसाइट से भरे गए हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी फॉर्म भरा है तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और वो आपका अकाउंट क्रिएट होगा भी नहीं। आपको बोला जाएगा कि आप पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए और अपना फॉर्म डायरेक्टली भर लीजिए। तो गाइज आपको इसमें दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पर आना है और इनमें से किसी भी एक माध्यम का इस्तेमाल करके लॉगिन होना है। पहला ऑप्शन है लॉगिन विद आधार, जिसमें कि अगर आप लॉगिन विद आधार का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपने रजिस्टर किया था। फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर इसमें लॉगिन होने का लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जिसमें कि आप रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार इस वेबसाइट को देख रहे हैं, तो आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नोट करके सेम चीज़ बोली जा रही है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर आपने CN यानी कि रेलवे का जो आरआरबी के द्वारा फॉर्म निकला था 2024 के अंदर, चाहे कोई सा भी हो, उस वक्त अगर आपने रजिस्टर किया था तो आप दोबारा रजिस्टर मत कीजिए, उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो जाइए। पर क्योंकि आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरे इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले है फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, और फिर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से, तो जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करना चाहे उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है, उस नंबर पर जैसे ही ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है, तो फिर आप यहाँ पर उस जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन से ही लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए आप यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पर आएंगे और इनमें से जिस माध्यम से आप लॉगिन होना चाहिए हो सकते हैं, चाहे आधार के थ्रू हो रही है तो आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है जो आपने आधार के साथ में लिंक किया है। फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल करके आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पूछा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं, आपकी ईमेल के ऊपर या फिर आपके नंबर पर। तो जो भी चाहते हैं उसी के ऊपर आप क्लिक कर दें, फिर उसके ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब आपको सिलेक्ट दी RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, जिस RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो RRB यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आई एम नॉट करंटली डिब्रेड बाई एनी RRB RRC, यानी कि मैं किसी RRB के द्वारा या RRC के द्वारा डिब्रेड यानी कि ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हूँ, नहीं निकाला गया हूँ, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है आई हरबे कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड दी CEN, यानी कि नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर जो आप यहाँ पर वैकेंसी देख पा रहे हैं ये आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। अगर आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप पहले वाले के ऊपर क्लिक ना करके सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको आपका यहाँ पर जो RRB है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सेम वे पर इस तरह से टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज क्योंकि मैं पहले से इसके अंदर रजिस्टर हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से जो भरी हुई है वो फैच कर ली गई है। अब आप यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताना है अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपका जो रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एक सवाल आता है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन। अब ये सवाल क्या है और इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं और अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि SC ST को जो यहाँ पर फीस पे करनी है या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल को जो फीस पे करनी है वो 250 रुपये फीस पे करनी है और जनरल OBC EWS को 500 रुपये फीस पे करनी है। जहाँ पर CBT फर्स्ट हो जाने के बाद में आपको जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड होती है। SC ST एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट है ऑल कैटेगरी को इनको यहाँ पर पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि वो जो फी एग्जाम्शन है यानी कि जो बाद में आपको CBT फर्स्ट होने पर 250 रुपये इन कैटेगरी को और जनरल OBC को EWS को 400 रुपये फीस रिफंड होते हैं, क्या वो आपको चाहिए बाद में रिफंड? अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो ही आप यहाँ पर आगे चल करके अपनी फ़ीस के लिए क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैं अपनी फ़ीस क्लेम कर रहा हूँ। जब आपको बाद में बोला जाए, आपको लिंक दिया जाता है कि आप अपनी फ़ीस क्लेम कर लीजिए, आपको फ़ीस रिफंड कर दी जाती है। तो अगर आप इस ऑप्शन में यस करते हैं तभी आप यहाँ पर उस फीस को CBT फर्स्ट हो जाने के बाद में क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया कि मैं अपना फी एग्जाम्शन नहीं चाहता, जो फीस अभी मैं पे करूँगा वो फीस आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए CBT फर्स्ट होने के बाद भी, तो फिर आपको फीस नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते कि मुझे फीस मेरी बाद में रिफंड हो जाए, जो यहाँ पर रिफंड का प्रोसेस है, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। इसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री आपको बोला भी है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जाम्शन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको आपकी जो सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई जानकारी है वो देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें यस कर देते हैं। अब आप देखेंगे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, वो चॉइस लैंग्वेज
लैंग्वेज जो कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर ले। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्ज़ाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे जलने का हो, चाहे कटने का हो या बर्थ मार्क हो, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क, अगर सेकंड मार्क भी है तो आप यहाँ पर उस सेकंड मार्क के बारे में भी लिख दीजिए। तो जो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर डेमो के लिए लिख करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससी एसटी है, ओबीसी है, फिर ईडब्ल्यूएस, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये पहले एसटी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और अगर आप यहाँ पर एसटी है या एससी है या ओबीसी है तो आप अगर सेंट्रल के हैं तो ही आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाइज आपको सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो प्रोड्यूस करना होगा और साथ ही साथ अपलोड भी आपको करने के लिए आगे चल करके बोला जा सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द ट्राइब, आपने पहले तो आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी, अब आपको आपकी ट्राइब भी यहाँ पर लिखनी है। फिर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद आप देखेंगे इश्यूइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। और फिर यहाँ पर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, जो एससी एसटी को फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर आप एससी एसटी है और आप लेना चाहते तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। फिर अगर आप ले रहे हैं तो आपको यस करने के बाद में आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसका नाम बताना होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का है और साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। अब अगर आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये इमेज के फॉर्मेट में है, फोटो के फॉर्मेट में है, तो आप इसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ, ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी आई लव पीडीएफ, ये आपको ओपन करनी है। फिर सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप इसमें अपलोड करेंगे वो फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो फाइल है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो आपको यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भरना होगा। पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको भरना होगा। फिर आपका प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन, यानी कि मुख्य सिटी कौन सी है वो आपको लिखनी है। आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको टिक कर देंगे। अगर टिक करने पर आपको परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके अलग से अपना इस तरह परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन डिटेल, जहाँ पर पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी कैंडिडेट अगर आप है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि मैं ईबीसी से हूँ और मैं उसके लिए फी कंसेशन चाहता हूँ। आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पर बताना है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट के अंदर करंटली काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करिएगा। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रेड के अंदर बताएंगे कि कौन से ट्रेड के अंदर आपने एक्ट अप्रेंटिस की है। फिर आपने कब ट्रेनिंग ज्वाइन की थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे।
कब तक आपने आपकी ट्रेनिंग की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, और इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा और सर्टिफिकेट डेट यानी कि किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको बतानी होगी। अगर नहीं हुआ है डिक्लेयर तो आप नो करेंगे, और नो करने के बाद में व्हेन इज योर लास्ट एग्जामिनेशन डेट, आपकी लास्ट एग्जामिनेशन डेट क्या थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि आपकी जो फीस रिफंड होगी वो किस बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी है। रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, किस अकाउंट में आप फीस चाहते हैं और किसके नाम पर वो बैंक अकाउंट है उस नाम को आपको लिखना होगा। फिर बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड, यानी कि आपको आपके बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है वो देना होगा, और बेसिकली ये IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक और चेक बुक के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसको नोट करके डालना है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से भरी हुई है। मैं पहले इसी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रेशर है और पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले ऐड करनी होगी, जिसमें कि आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी स्टेट से आपने 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, किस बोर्ड से की है उसका नाम आपको लिखना होगा, किस डेट में पास कर ली थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी, आपका 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, फिर SSLC मैट्रिकुलेशन SSSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद में उसको ऐड कर देना होगा। इसके बाद में गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर अगर आपने 12वीं की है तो आप 10+2 सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बताएंगे जहां से आपने की है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपकी 12वीं की परसेंटेज डाल देनी है और उसके बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप देखेंगे ITI का ऑप्शन है और NAC का, तो अगर आपने ITI किया तो आप ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना ट्रेड बताएंगे, उसके बाद में स्टेट बताएंगे जहां से आपने ITI की है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है जहां से आपने आपकी ITI की है, और कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने की है उसका नाम भी आपको यहां पर लिख देना होगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी ITI वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ईयर, और उसके बाद में आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, NCVT या फिर SCVT, जिसके द्वारा भी वही आप सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यानी कि NTC, या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि STC, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेना और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना। अगर आपने NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, NAC को, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि किस ट्रेड के अंदर किया है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी देंगे जहाँ से आपने इसको प्राप्त किया है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको भर करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा जारी हुआ है तो NCVT सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखा दी है, और ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड करने के बाद देखेंगे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर इस सेक्शन में आना है और आपका फोटो भी अपलोड करना है। इस बार आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको इसमें आपका कैमरा अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैमरा अलाउ कर देता हूँ, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा, आप देख लीजिए, सैंपल आपके सामने है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आपको बोला है ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग प्रोफेबली इन डार्क कलर्स टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, यानी कि आपकी ड्रेस नॉन वाइट होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज लाइव फोटो अपलोड करने के बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और गाइज लाइव फोटो कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, मैं कम से कम 50 से 60 बार ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग तरीके से, वाइट बैकग्राउंड के साथ में भी और वैसे बैकग्राउंड के साथ में भी, बट मेरा लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वेबसाइट का सर्वर इशू है, इन्होंने पता नहीं किस तरह का टट्टी सर्वर बनाया हुआ है जो कि इतना परेशान कर रहा है। अगर मुझे इतना परेशान कर रहा है तो आपको तो पता नहीं कितना परेशान कर रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कंप्यूटर से ट्राई किया हूँ, मैं मोबाइल से भी ट्राई करके देखा हूँ, पर ये मेरे से भी अपलोड नहीं हो पाया है। और ये सब सर्वर का ही इशू है,
है, पता नहीं बिल्कुल कैसा सिस्टम इन्होंने इसमें डाला हुआ है। सब चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली, क्लोज आ करके, दूर जा करके, फेस को इधर करके, फेस को उधर करके, और जो लाइन के अंदर एडजस्ट करके फेस, सभी चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली, बट मेरे से नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर्वर का इशू है। तो अगर आपसे आपका लाइव फोटो अपलोड हो गया तो आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है वो आपको बोला है कि 30 से लेकर के 49 KB के बीच में रहना चाहिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके जोन के अंदर जो जो पोस्ट के विकल्प अवेलेबल है वो आपके सामने आएंगे। आप किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक करके दे देंगे, और फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। और पहले इसमें आपको बताना कि किस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। आपको आपका नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपको यहाँ पर आपके सिटी का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को चेक करेंगे। और जैसे आप सभी जानकारी को चेक कर ले तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको आपकी फीस का पेमेंट करना होगा, और जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और जैसे ही फीस जमा कर दे तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा और फिर आप उसका फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आपका आरआरबी टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।